हेलो दोस्तों, आप हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के सेकेंड पार्ट को। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को देख ले, तभी आप सेकेंड पार्ट पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बिना देखे आपको सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करते हुए तीन तरह के कंसंट्रेशन को, जैसे मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। अब हम लोग फोर्थ कंसंट्रेशन की ओर आते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। तो आप बने रहिए। मेरा नाम है पंकज सर। आप देख रहे हैं द साइंस वर्ल्ड केमिस्ट्री क्लासेस बाय पंकज सर। पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे पीपीएम। ओके, क्या बोलेंगे? पीपीएम। कभी डायरेक्ट आपको पूछ देता है व्हाट इज़ पीपीएम बोर्ड में, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यानी 10 लाख। 10 लाख का मतलब कितना? 10 पर पावर 6 ठो। आप 10 लाख को करिएगा ना ठीक से, तो 10 पर पावर 6 आ जाएगा। उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो कहता क्या है इसका डेफिनेशन? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, हिंदी में इसको कहेंगे 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। पार्ट्स पर मिलियन का कई तरह का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आप यहाँ हम ग्राम के रूप में व्यक्त किए हैं। तो ग्राम के रूप में व्यक्त किए हैं, तो जिसको हम लोग लिखे हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इंटू 10⁻⁶। ये दोनों ग्राम में है ना। यानी 1 मिलियन, अब इस चीज़ को समझना है कि 1 मिलियन का मतलब यही चीज़ लिखे हैं 10⁻⁶। अब यहाँ एक नोट के पॉइंट को समझना है। ये नोट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है आप सो देखिएगा। कहता है कि व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज इट इज़ फ्रीक्वेंटली टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पीपीएम, है ना। जब आपका सॉल्यूट बहुत ही सॉल्यूशन में माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, माइनर क्वांटिटी कहने का मतलब सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट हो, तो हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किस में? पीपीएम के रूप में। ओके, पीपीएम के रूप में कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। जैसे इसी को हिंदी में लिखे हैं, वही हिंदी में लिखा हुआ है कि जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स प्रति मिलियन में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है। ठीक है, फिर क्या कहता है? द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमोसफेयर इज ऑब्टेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और पीपीएम, है ना। यानी जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर अथवा पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है। ओके, जैसे देखो, अब हम लोग पीपीएम का मीनिंग समझते हैं। ओके, ये तो एक थ्योरी कहें क्या कि 1 मिलियन में, 1 मिलियन यानी 10 लाख में, ठीक है, मिलियन बहुत ज़्यादा है। 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम लोग यहाँ मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे ये जनरली पीपीएम का हम लोग उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ विलियन में ट्रेस क्वांटिटीज़ में, मतलब बहुत ही माइनर क्वांटिटीज़ में विलय की मात्रा इम्प्यूरिटी के रूप में घुला रहता है। इम्प्यूरिटी मतलब अशुद्धियाँ के रूप में घुला रहता है। ओके, जैसे हम एक यहाँ तालाब लेते हैं, बहुत बड़ा ये तालाब है, ठीक है, तालाब है, इसमें बहुत सारे गंदे मटेरियल्स मान लो इसमें उपस्थित है। बूंदा बूंदा जो दिख रहा है ना, ये बहुत सारे ट्रेस क्वांटिटीज़ में बहुत ही उपस्थित है, छोटे छोटे, है ना। तो आप इसको अगर मेज़र करना है, इसके कंसंट्रेशन को मेज़र करना है, तो हम लोग पीपीएम में ही मेज़र करेंगे। ओके, जनरली पॉल्यूटांट्स वाटर के पॉल्यूटांट्स को ना, या तो फिर आप एयर पॉल्यूशन को जनरली पीपीएम में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर में ही प्रेजेंट करते हैं।
तो जब भी हमको प्रदूषण मेजर करना हो, जैसे दिल्ली शहर का एक बार प्रदूषण मापा गया था, जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूशन था तो वो दिल्ली शहर था, जो बहुत ज़्यादा था, जो पीपीएम के रूप में ही उसको मेजर किया गया था। तो जहाँ भी सॉल्यूट माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, बस आपको यही ध्यान में रखना है, जहाँ सॉल्यूट आपका माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, हम लोग वहीं जो है इसको पीपीएम के रूप में कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। ओके, आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन 1 लीटर। ठीक है, देखो कितना देख रहे हो, ट्रेस क्वांटिटी में -3 मतलब आप तो देख ही नहीं सकते ना। 6 इंटू 10⁻³ का मतलब क्या हो गया कि 6 के पहले है ना -3 मतलब पॉइंट में आपका इतना बार 3 जीरो लगा हुआ है ना, देखिएगा। तो आप इतना ऑक्सीजन डिजॉल्व है किस में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में। 1 लीटर मतलब कितना, 1 लीटर है ना 1000 से थोड़ा ज़्यादा होता है तो कितना होता है 1030 ग्राम, मतलब 1030 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 लीटर बराबर कितना 1030 ग्राम। इतना सी वाटर में, समुद्री जल में, ठीक है, समुद्री जल में इतना ग्राम ऑक्सीजन घुली है। एक्सप्रेस दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पीपीएम, इसको एक्सप्रेस करना है कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को पीपीएम में। ओके, तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जैसे यहाँ क्या है, कहता है इसको एक्सप्रेस किए हैं हम, देखिए 6 इंटू 10⁻³ क्या है आपका, ये पीपीएम के फार्मूला पर सेट करके बनाए हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके, कितना में भाई 1030 ग्राम में, चूँकि ग्राम ग्राम को आपको लिखना है ना, और इंटू आपका कितना 10⁻6। ओके, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है 10⁻6। तो इसी को हम लिखे हैं क्या, इसको सॉल्व करके 6 इंटू 10⁻³ और ये 6 में चला जाएगा तो कितना +3 आ जाएगा ना, और ये 1030 तो ये 1030। ठीक है, तो 6 इंटू 10⁻³ का मतलब कितना 3 गो 0 और बटा आपका कितना 1030। ठीक है, तो इसी को आप डिवाइड करके एक 0 0 काट करके आप देखिए, तो 103 को अगर 600 से डिवाइड करिए तो 600 को डिवाइड करिए तो आपको निकल कर आ जाएगा 5.82 पीपीएम, 5.82 पीपीएम। ओके, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इतना पीपीएम यानी कंसंट्रेशन आपका क्या हुआ कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आसानी से क्या दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था। ठीक है, और इतना बोल दिया था कि इतना ग्राम में वो मास ऑफ सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटीज़ में घुली हुई है, तो आप उसको कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करिए। तो हम लोग यहाँ पीपीएम में एक्सप्रेस कर दिए। अब आपका आता है अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये 5 नंबर कंसंट्रेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पीपीएम। आप इसे जान लो, वीवीआई कर लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और इससे आपका न्यूमेरिकल बहुत बनेगा। तो पीपीएम क्या कहलाता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है बटा, बटा मतलब क्या भिन्नात्मक। तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी में मोलन्स कहते हैं। तो आप इसको भी कई लफ्ज़ों में डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी कंपोनेंट हो। तो हम यहाँ लिखे हैं कि द रेशियो ऑफ द नंबर, है ना, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो क्या हो सॉल्वेंट, एंड the total number of moles of solution is called mole fraction, है ना, it is represented by x। ओके, मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन वही डिफिनेशन से लिखे हैं, रेशियो, रेशियो किसका रेशियो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट में यहाँ कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, वो आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। तो अब सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, उसका मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। चूँकि सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग मेजर करते हैं, है ना, मोल्स में, इसलिए हम लोग यहाँ मोल्स में रिप्रेजेंट किए हैं। तो आपने सीख लिया क्या मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को हिंदी में लिखे हैं कि किसी एक अवयव विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसी को हिंदी में यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। अब देखिए, अब आपको फार्मूला में आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे निकालेंगे। यहाँ हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिट लेस एक्सप्रेशन। नोट में कहता है मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिट लेस एक्सप्रेशन। याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है भाई? चूँकि x इक्वल टू मोल बाय मोल, चूँकि ऊपर भी मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी आपका क्या है, मोलों की संख्या नहीं नंबर ऑफ मोल्स है, तो दोनों का मोल बाय मोल हो जाएगा। तो मोल मोल कट के आपका यूनिट कितना आ जाएगा आपका 1, यानी यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा ये। ओके, तो मोल फ्रैक्शन याद रखिएगा दोस्तों कि ये यूनिट लेस होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, कोई भी कंपोनेंट हो बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, अब आपका क्या कहता है आगे, कहता है कि इस चीज़ के एक्सप्रेशन को, जैसे कि हम लोग व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो व्यंजक में सपोज दैट क्या करते हैं कि कंपोनेंट ए को मान लेते हैं क्या, सॉल्वेंट। अब इसका एक फार्मूला बनाना है, डिराइवेशन फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एक कोई बर्तन लेते हैं, उसमें दो तरह का कंपोनेंट, कोई ए और ये बी, ए और क्या मानते हैं, बी, दो तरह का कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो एक कंपोनेंट ए जो है सो सॉल्वेंट है और कंपोनेंट बी जो है सो मान लिए हैं क्या, सॉल्यूट। ठीक है, कंपोनेंट ए को क्या माने, सॉल्वेंट। ओके, चूँकि मात्रा ज़्यादा होता है सॉल्वेंट होता है, तो ए, और बी जो है सो आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट, यानी नंबर ऑफ मोल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट किया और ये सॉल्वेंट के लिए ए लिखे। ओके, जहाँ एन ये लिखा रहेगा इस मतलब समझ जाना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के मोलों की संख्या। फिर कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू एन बी। ठीक है, रिप्रेजेंट किया उसी तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर दीजिए, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ऐड हो गया, तो Na प्लस Nb। ओके, फिर कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट किए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किए Xb, चूँकि x को मोल फ्रैक्शन कहते हैं और b सॉल्यूट के लिए हो गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किए x से। तो एक्स बी इक्वल टू क्या आ गया, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ओके, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, और एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। चूँकि मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्यूट निकालना है, तो कंपोनेंट आपको सॉल्यूट को ही ऊपर रखना पड़ेगा। तो मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के लिए आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को ऊपर रखना पड़ेगा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। जब एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का याद रखिएगा, तो अपने आप नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, इसी चीज़ को हिंदी में रिप्रेजेंट किए हैं। अब हम लोग एक प्रूफनेस देखते हैं। प्रूफनेस क्या लिखा हुआ है, क्या कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। मतलब अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट को दोनों को जोड़ दें ना, तो यूनिटी के बराबर, यानी एक के बराबर हो जाएगा। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना, 1। तो
अगर नहीं बोले कि अगर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से, अगर उस फार्मूला से निकाल दिए तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फार्मूला नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन मतलब कि आपका बटा, मतलब भिन्नात्मक में, भिन्नात्मक मतलब भिन्न में होगा, यानी एक से ज़्यादा कभी इसका मोल फ्रैक्शन का मान नहीं आएगा। जब आप बनाइएगा न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो एक से ज़्यादा कभी भी आपका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं आएगा, यूनिटलेस होता है, नहीं लिखना इसका। जब भी आएगा तो 0.09 या 0.05 या 0.5 यानी एक के अंदर ही आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा, भिन्नात्मक में ही आएगा। इस कंसेप्ट को आप सीख ले। तो मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट निकाल दिए उस फार्मूला से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि टोटल एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, चूँकि 1 इधर प्लस में है ना। अगर एक्स ए निकालना है तो आपका उधर से घटा देंगे, ये प्लस में चला जाएगा इधर, तो 1 माइनस एक्स बी ना, एक्स बी के जगह में यहाँ पुट कर देंगे तो आसानी से नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि सर ये कहाँ से लिख दिया एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो इसको प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या कहता है, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि नंबर ऑफ, प्रूफ के तौर पर कि जैसे ये एक्स ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। उसी तरह एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर से देखिएगा, ये एक्स ए इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी उधर हम लोग लिख चुके हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। एक्स बी इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सम कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इक्वेशन लिखे हुए हैं शॉर्ट में, है ना, ई क्यू पर पावर एन, है ना। तो एक्स ए प्लस एक्स बी आप देख रहे हैं ना, एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों को अगर हम लोग जोड़े तो ये क्या हो गया, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी ना, तो एन बी बटा एन ए प्लस एन ए बटा एन ए प्लस एन बी उस, और ये सेकेंड इक्वेशन को एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, ये दोनों को एलसीएम हम लोग लेके देखेंगे तो ये एलसीएम में आपका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेके देखेंगे तो एलसीएम में आपका आ जाएगा ये एन ए प्लस एन बी, और ऊपर में आपका ये जुड़ जाएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, कैसे, जैसे दोनों देखिए आप, एन ए प्लस एन बी दोनों कॉमन है ना, तो ये कॉमन ये क्या आएगा एन ए प्लस एन बी, तो ये ऊपर में एन ए है तो ऊपर में एन ए है, ठीक है, और यहाँ भी आपका ऊपर में क्या है एन बी। तो एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसके लिए एन बी और इसके लिए आपका क्या आ जाएगा एन ए, यानी एन ए प्लस एन बी, एलसीएम लेके आपका करके ये इसको रेशियो में करके ये काट दिया गया है, और इसको प्रूफ करके कितना आ गया 1। ओके, है ना। तो ये प्रूफ हो गया कि एन ए प्लस एन बी बराबर 1 होता है। अब आपका यहाँ हम आपका कुछ ये बेसिक टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे क्या है, क्या नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, प्रश्न में दिया रहेगा वेट ग्राम के रूप में बाय उसके मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास इसको कह सकते हैं, यानी मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका आणविक द्रव्यमान। और ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको इस 11th में इसको याद भी रखना है ना, इसको मेमोरी में भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आपका जैसे आता है क्या, इसी पर एक फार्मूला हम बनाए हुए हैं कि एक्स बी इक्वल टू, अभी हम लोग क्या देखे थे, एक्स बी इक्वल टू अभी हम लोग देखे थे क्या, एक्स बी इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ओके, एन ए प्लस एन बी। अब फिर से देखिएगा, एक्स बी इक्वल टू क्या देखे थे, मिनट, एक्स बी इक्वल टू देखे थे क्या, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ओके, ये देखे थे। तो एन बी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए इक्वल क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, किसका, सॉल्यूट का। एन ए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय उसका
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो उसी के रूप में यहाँ एन बी इक्वल टू, इसी का एन बी का फार्मूला ये बना के लिखे हैं डब्ल्यू बी बाय एम बी, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से एन ए इक्वल टू लिखे हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट किसका, सॉल्वेंट का, बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। और ये तो आप जान ही रहे हैं, तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा क्या, एक्स बी इक्वल टू ये फार्मूला। तो जब एक्स बी निकल जाएगा तो एक्स ए इक्वल टू क्या, वन माइनस क्या करेंगे, एक्स बी जब निकल जाएगा आपका उसी फार्मूला से, तो एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, चूँकि हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ओके, तो ये वही गिवन करके यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। क्या लिखे हुए हैं कि एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, विलय का मोल अंश है, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है जिसका ग्राम में दिया रहेगा क्वेश्चन के रूप में, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है जो ग्राम पर मोल होता है। ग्राम पर मोल कैसे होता है, ये देखिए, है ना, मॉलिक्यूलर वेट का ना, मॉलिक्यूलर वेट को जैसे नंबर ऑफ मोल से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, आपका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू लिखते हैं क्या, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ना, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट को हम लिखेंगे ग्राम में और नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे मोल में। ओके, और ये ऊपर जाएगा तो यही ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ग्राम पर मोल में ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से आप देखिएगा कि ग्राम पर मोल में हम कैसे, यहाँ ये ग्राम पर मोल में ना, ये सब बेसिक टर्म है, ये ग्राम पर मोल में कैसे रिप्रेजेंट किए हैं आप इसे देखिएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से क्या करिएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट को ग्राम में और नंबर ऑफ मोल्स बटा में है ना, तो उसी को मोल में लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या चीज़ में, ग्राम में, और एम में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी ग्राम पर मोल रहेगा। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया रहेगा कि क्या चीज़ सॉल्वेंट के रूप में घोला गया है, तो वहाँ आपको पानी मान लेना है, क्या मान लेना है, वाटर में ही घोला गया है। ठीक है, और सॉल्यूशन तैयार किया गया है। अब आते एक न्यूमेरिकल प्रश्न पर, जो ये एनसीईआरटी का खूबसूरत सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का। ओके, तो ये क्या कहता है, कहता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। कहता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का। इथिलीन ग्लाइकोल का यह फार्मूला दे चुका है, क्या दिया है, फार्मूला दे चुका है इथिलीन ग्लाइकोल का। फार्मूला ये क्या है, C2H6O2 ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, जिसके सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना है 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। मास परसेंटेज के रूप में 20%, देखिए यहाँ मास परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ हो गया ना न्यूमेरिकल में, तो 20% का मतलब क्या हुआ, हम आपको बताए थे कि जब भी प्रतिशत में क्वेश्चन में दिया रहे तो आपको जितना प्रतिशत में दिया रहेगा उसको उतना ग्राम में आप रिप्रेजेंट करिएगा। तो 20% का मतलब कितना, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम सॉल्यूट जो है यानी इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व्ड है। क्या है ये, डिजॉल्व्ड है, क्या चीज़, इथिलीन ग्लाइकोल। क्या चीज़, इथिलीन ग्लाइकोल। फिर से आप सुनो,
ये 20% मास बाय मास के रूप में क्या दिया है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को डिसॉल्व किया गया है। तो आपको बताना है कि मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का क्या होगा। तो इसको 20% के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम अब यहाँ क्वेश्चन में 20% का मतलब ही बहुत कुछ हो गया। यहाँ हम लोग सब कुछ यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट WB से जिसको डिनोट किए हैं, WB को जब भी बोलेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट को एक डिनोट है, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ WB डिनोट किए हैं। वेट ऑफ बी को सॉल्यूट माने कितना 20 ग्राम, हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक है, वेट यानी विलय का भार ये WB। ओके, ये वेट लिखा गया है, यहाँ से रिपीट हो गया है गलती से। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, मिलियन का कुल द्रव्यमान। वेट ऑफ सॉल्वेंट WA से डिनोट किए हैं। ठीक है, एस मतलब सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम टोटल प्रेजेंट है सॉल्यूशन, तो 20 ग्राम अब घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट MB क्या दिया हुआ है C2H6O2 के रूप में। तो C2H6O2 का मतलब क्या है, इसको हम लोग निकाल लेंगे C2H6O2। ठीक है, जैसे कार्बन, अब इसका मास, सबका एटॉमिक मास यानी आपका परमाणु भार या उसको मास नंबर कहते हैं, उसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा कि कार्बन 2 है 2 इंटू क्या हो जाएगा 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ओके, और 2 है ऑक्सीजन, 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16। तो ये निकल कर आ जाएगा 62 ग्राम पर मोलर। जब भी मोलर मास को इंडिकेट करना हो मॉलिक्यूलर वेट को, तो हम लोग ग्राम पर मोल में ही इंडिकेट करेंगे। ओके, ठीक है, आप फिर से देखिएगा C2H6O2 का, जैसे हम C2H6O2 यही ना है ये इसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में दे दिया है इथिलीन ग्लाइकोल का। तो कार्बन ये कितना है 2, कार्बन कितना है 2, तो 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 1, फिर इसको प्लस करेंगे ऐड कर देंगे 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16। आप इसको जोड़िएगा तो निकल कर आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट करिएगा तो। ओके, अब यहाँ आपको बताए थे ना कि कुछ क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया रहेगा, तो आप इसको सॉल्वेंट को मान लीजिएगा, क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पानी ही मान लीजिएगा H2O, और H2O का निकल कर आ जाएगा उसी तरह का। H2O का जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट H2O का जोड़िएगा तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ओके, तो 18 ग्राम है ना मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका इथिलीन ग्लाइकोल का, तो मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है C2H6O2 का, क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का नहीं पानी का निकालना है तो पर भी निकाल सकते हैं। पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB का मान निकाल लेते हैं। तो XB का फार्मूला याद रखने बोले थे ना, NB बाय क्या होता है NA प्लस NB ना। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो ऊपर में सॉल्यूट ही रखिए नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB इक्वल टू आपको निकालिए NB, तो NB का फॉर्मूला क्या बताए थे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज़ कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना 20 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना इथिलीन ग्लाइकोल का 62, तो डिवाइड करके ये फ्रैक्शन में आ गया ना वैल्यू 0.32 मोल, तो ये हो गया। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको चाहिए क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट WA बाय MA, तो इसको हम लोग उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। तो हम आपको पहले बताए थे कि 80, इसका मतलब 80 ग्राम सॉल्वेंट में घोला गया है पानी में, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है 18। ठीक है, इसको डिवाइड करके 4.44 मोल आ गया। अब XB निकालें, तो XB पर उसी तरह से फार्मूला पर इस पर पुट कर दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 0.32 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है Na का मान 0.44 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.32, तो ऐड करके नीचे इतना आया, और इसको है ना ये फिर आपका फ्रैक्शन में वैल्यू निकल गया XB का मान। ओके,
क्या निकल गया ये XB का मान फ्रैक्शन में, भिन्नात्मक में। अब आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना ही पूछा है तो आप इसको इतना ही तक रख सकते हैं। इसका कोई मात्रक यानी यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं करना है। फिर क्या कहता है कि आपका तो उसी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको, XA का वैल्यू। तो बोले थे ना XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA चाहिए तो 1 माइनस XB, तो 1 माइनस XB यानी कि घटा दीजिए 0.94 आ जाएगा। तो हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 0.06 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आने की सॉल्वेंट का कितना 0.94 आ गया ना। अब इसी को हिंदी में यहाँ बनाए हुए हैं, इसी को हिंदी में इसको लिख दिए हैं अतः ये करके। अब इसमें हिंदी क्या, बस यही चीज़ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट आसानी से निकल गया। तो यहाँ परसेंटेज में ही क्वेश्चन में दिया रहेगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5% दिया रहे, 10% दिया रहे, तो 5% अगर दिया रहे या 10% दिया रहे तो आपको यही समझना है कि 10 ग्राम ही दिया हुआ है या 5 ग्राम ही दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, और जितना 100 ग्राम सॉल्यूशन उतना घटा दीजिए तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये समाप्त होता है आपका मोल फ्रैक्शन का ये टॉपिक। आप इस पर और न्यूमेरिकल आप NCERT से क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और क्वेश्चन पूछिए। हम आपको फिर वो नेक्स्ट वीडियो में उसका या तो फिर उसी में हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे और समझा देंगे। आप NCERT को पढ़िए, NCERT का क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, तभी आपका न्यूमेरिकल से धीरे 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 आपको डर लगना खत्म होगा, न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कितने IAS स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में थोड़ा घबराहट होता है, तो न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं, आप उसको बनाइए। ओके, तो आज हम यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो थोड़ा और इससे अच्छा मेहनत में बना सकें। ओके, थैंक यू।